गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 9 मई से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को देखेंगे, साथ ही इससे रिलेटेड जितने भी जीके के पार्ट है उसे भी। इसी के अंतर्गत आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किस देश ने चांद पर लैंडिंग की योजना के तहत अपने नए रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा दिया है। तो ऐसा किसने पहुंचाया है? चीन ने। अब चलिए, चीन जो है इसे वेनचोंग लॉन्च साइट से लॉन्च किया है। अब चीन को आप देखते होंगे हमेशा खबरों में बना रहता है, किस कारण? तो अपने पड़ोसी जितने भी मुल्क हैं, देश है, उसके सीमा से लेकर विवाद के कारण। तो चलिए हम इसकी थोड़ा सीमा को देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से लगती है चाइना की सीमा। तो आप देखिए, ये तो हमारा सबसे पहले इंडिया से यहाँ पे इसकी सीमा लग रही है, एवं जितने भी साउथ ईस्ट कंट्री है लगभग वहाँ पे से भी उसकी सीमा लग रही है। तो देखिए हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो अगर हम इंडिया के क्या कहते हैं तो पूरब में आए तो देखिए यहाँ पे वियतनाम। तो वियतनाम से देखिए चाइना की सीमा यहाँ पे लग रही है। वियतनाम की राजधानी हनोई हो गई। लाओस को आप देख सकते हैं, लाओस से भी इसकी राजधानी जो सीमा है लग रही है। तो लाओस की जो राजधानी है वो वियंतियन है। कहाँ है? तो वियंतियन। तो लाओस से भी इसकी सीमा लग रही है। ठीक उसके ऊपर आए तो देखिए यहाँ म्यांमार से, फिर भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है उससे लग रहा है, पुनः भूटान से इसकी सीमा लग रहा है, फिर बाद में आए यहाँ पे तो नेपाल से इसकी सीमा लग रही है। नेपाल के लोकेशन को आप देख सकते हैं कि भारत और क्या तो चाइना के बीच में है। ठीक उसके ऊपर आइए तो यहाँ पे भी जो भारत की सीमा है चाइना से लग रही है, जो तिब्बत वाला पार्ट है। अब आइए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जो जो इसकी सीमा कहाँ कहाँ से लग रही है। जो हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है जिसमें अभी विवाद चल रहा है, तो उसका सीमा पाकिस्तान उसे अपना क्षेत्र दिखाता है। तो पाकिस्तान से भी इसकी सीमा उसी कारण पीओके के कारण लग रही है चाइना से। उसके बाद आइए आगे तो ऊपर यहाँ देखिए तजाकिस्तान से इसकी सीमा लग रही है। फिर किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की राजधानी आपको याद रखना है बिश्केक। यहाँ पे एक मैप से आपको कई राज्य जो देश हैं उसकी राजधानी आपको याद हो रहा है, तो उसे आप ध्यान में रखिएगा। तो फिर यहाँ पे देखें कि किर्गिस्तान से इसकी सीमा लग रही थी। किर्गिस्तान के ऊपर आइए, देखिए ये बड़ा देश कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान से भी इसकी सीमा लग रही है, जैसा कि आपको देख रहे होंगे। इसके बाद ऊपर में आइए तो यहाँ पे देखिए मंगोलिया। मंगोलिया जो है सैंडविच की तरह है, ऊपर में रसिया है, नीचे में चाइना है, तो इन दोनों के बीच में है। तो आपको ये भी याद रखना है कि मंगोलिया से इसकी सीमा लग रही है। जो गोबी मरुस्थल आप नाम सुने होंगे वह मंगोलिया और चाइना के बीच में ही है, तो इसके बारे में आपको जानकारी रखना। और अंततः इसकी सीमा रसिया से लग रही है, यहाँ पे देख सकते हैं रूस से इसकी सीमा लग रही है। और फिर यहाँ पे उत्तर कोरिया, ये जो हो गया उत्तर कोरिया जिसकी राजधानी प्योंगयांग है, और साउथ कोरिया ठीक इसके नीचे में है जिसकी राजधानी सियोल है। तो साउथ कोरिया से इसकी सीमा नहीं लग रही है, किससे लग रही है? उत्तर कोरिया से। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि किस देश की सरकार ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने का फैसला किया है? तो देखिए ऐसा कौन सा देश है? ऐसा ईरान है। ईरान ने अपनी मुद्रा का नाम चेंज करने का फैसला किया है। क्यों किया है? क्योंकि वहाँ मुद्रास्फीति काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, इसी को देखते हुए ऐसा किया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ईरानी मुद्रा की इकाई रियाल है। अभी जो ईरान की मुद्रा है वो क्या है? रियाल है। तो रियाल को अब चेंज करने की बात की जा रही है, तो किस में? तोमान में। तो ये जो तोमान है तो इसके बारे में आपको जानना है और ये याद रखना। और जो एक तोमान होगा, यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, यानी कि जो एक तोमान होगा 10,000 रियाल के बराबर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 जीरो जो है रियाल का, वो ऐसा मुद्रा लाने वाला है ईरान जो उसमें 4 जीरो हटा देगा, अर्थात 4 जीरो हटा के वह तोमान के रूप में लाएगा। तो ये आप इसे समझ सकते हैं। ये रहा मैप में ईरान। ईरान के लोकेशन को आप भारत से कंपेयर करके देख सकते हैं। ये रहा ईरान। ईरान की देखिए दो बड़ी जो जलीय सीमा है इसके उससे सीमा लग रही है। तो देख सकते हैं नॉर्थ में इसकी सीमा किससे लग रही है? तो कैस्पियन सी, यानी कि कैस्पियन सागर से। और ठीक दक्षिण में आ जाइए तो पर्शियन गल्फ से। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इसकी लोकेशन भी कई बार पूछा जा सकता है कि क्या इसकी सीमा किस किस से लग रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इराक से लग रहा है। इसके अलावा ईरान की सीमा ऊपर में देख सकते हैं अजरबैजान से यहाँ पे लग रहा है, और अजरबैजान के पास में ही यहाँ पर एक देश है अर्मेनिया। तो अर्मेनिया से भी इसकी सीमा लगती है। साथ ही आप आ जाइए यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान से इसकी सीमा लग रही है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से। तो ये सारे से इसकी सीमा लग रही है। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि इससे पहले एक बात और जानिएगा, जो ईरान है अभी हाल ही में
एक सैन्य उपग्रह लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था, नूर। तो वो भी आपको याद रखना है, नूर उपग्रह। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य मिड डे मील यानी कि जो दोपहर का भोजन का राशन प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है, जो दोपहर का भोजन है। तो ऐसा कौन है, तो ऐसा आप ऑप्शन में देखिए, यह है मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश है कि राज्य सरकार द्वारा अप्रैल में बंद पड़े स्कूलों के बाद अब छात्रों को उनके घर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जितने भी हैं, पंचायत प्रतिनिधि या स्थानीय शिक्षक की मदद से यह भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर कौन सी तिथि को वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप ऑप्शन में देखिए, तो थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 8 मई को। अब चलिए थोड़ा इसके बारे में डिटेल जानते हैं कि थैलेसीमिया है क्या। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो विश्व थैलेसीमिया दिवस है, यह थैलेसीमिया के जागरूक स्वरूप ही मनाया जाता है, इसकी जागरूकता के लिए। आप देख सकते हैं कि थैलेसीमिया एक रक्त रोग है, यानी कि खून से संबंधित रोग है, जो रक्त द्वारा माता पिता के आनुवांशिक तौर पर बच्चों तक पहुंचता है। इस बीमारी में बच्चों की खून की कमी होने लगती है, जो कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। फलतः अगर खून की कमी होगी तो वे सेहत के लिए क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होगा, रक्त छीनता होगा, खून की कमी, और हीमोग्लोबिन भी आपका शरीर में गड़बड़ा जाएगा। अगर यहाँ से देखिए साइंस से एक रिलेट करके याद रखिएगा कि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो आरबीसी है उसका जीवन काल कई होता है। आप देखिएगा कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स है उसकी जो जीवन अवधि होती है वह कितनी होती है, 120 दिन। लेकिन अगर कोई व्यक्ति थैलेसीमिया से पीड़ित है तो वह जो आरबीसी है उसकी जीवन अवधि मात्र 20 दिन ही रह जाती है। तो आप इसे देख सकते हैं। थैलेसीमिया के देखिए लंबा चौड़ा यहाँ पे देख सकते हैं, इस बार का उसका थीम है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न में यहाँ पे कहा गया है कि मौसम विभाग अब पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला क्षेत्र जो है भारत का, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, को गिलगित बाल्टिस्तान और के लिए भी पूर्वानुमान करेगा। तो यहाँ पे जो भारत अभी तक जो आप देख रहे थे जम्मू कश्मीर लद्दाख ये सब का वहाँ पे पूर्वानुमान करता था मौसम संबंधी, लेकिन अब भारत के जो मौसम विभाग है उसने गिलगित यानी पीओके वाला मुजफ्फराबाद ये सब सारे को क्या किया है, तो उसमें कहा है कि इसका पूर्वानुमान भी भारतीय मौसम विभाग द्वारा किया जाएगा, जिससे पाकिस्तान काफ़ी बौखलाया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन में देखिए, तो इसकी स्थापना देखिए कब हुई थी, यहाँ पे 1875 में हुई थी। ये थोड़ा सुधार लीजिएगा, ये गलत बताया गया है। तो इसकी कब हुई थी, 1875 में। अब ये जानिए कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ 1844। तो 1844 में इस विभाग की सर्वप्रथम स्थापना 1844 में पुणे में हुई थी। बाद में 1875 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो मौसम सर्वेक्षण अनुसंधान रखा गया। फिर देखिए 1905 दिया गया, तो 1905 में इसका मुख्यालय शिमला बना, और फिर 1928 में पुणे बदल दिया गया, और अंततः अभी कहाँ है। तो वर्तमान में पूछा जाए कि जो भारतीय मौसम विभाग है उसकी क्या बताया जा रहा था कि उसकी मुख्यालय कहाँ है, तो उसकी मुख्यालय नई दिल्ली है। तो ये आपको जानना है, तो इसके बारे में जानिए 1875। इसके अलावा आपको ये भी जानना है कि यह जो है मौसम विभाग यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भी कहते हैं, यह किसके अंतर्गत आता है। तो यह मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस के अंतर्गत आता है। और अगर पूछा जाए कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर कौन है यानी इसके मंत्री कौन है, जो हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उसके मंत्री कौन है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। अब डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम तो आप कई बार सुने होंगे, जो बताया जा रहा है मेरे द्वारा कि ये क्या है, तो स्वास्थ्य मंत्री। तो देखिए इनके जिम्मे कितने सारे मंत्रालय है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय में भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी है मंत्री, और अभी बताया गया अर्थ एंड साइंस में भी ये मिनिस्टर हैं। तो इनके बारे में तीनों बातें यहाँ से आप याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ पे अभी डिटेल सारा बता दिया गया है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनेप, इसका क्या है फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो यूनेप द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद दिया मिर्जा का नाम सुने होंगे आप, यह यूनेप के गुडविल एम्बेसडर थी, और इसकी जो इनकी समय है कार्यकाल है अभी बढ़ा दिया गया है। तो कब तक बढ़ा दिया गया है, तो ऑप्शन में देखिए
तो यह 2022 तक इनका जो कार्यकाल है वह बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पे देखिए यही है दिया मिर्जा। अब गुडविल एम्बेसडर का कार्य क्या रहता है? जितने भी प्रख्याति प्राप्त या पॉपुलर व्यक्ति रहते हैं उन्हें गुडविल एम्बेसडर के तौर पे चुना जाता है और इनका कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया गया। ये अब संयुक्त राष्ट्र में स्वच्छ वायु, स्वच्छ समुद्र, वन्यजीव संरक्षण और जलवायु परिवर्तन सहित प्रमुख क्षेत्रों में संदेश फैलाने के लिए काम जारी रखेंगे। कब तक? तो 2022 तक। अब चलिए यूनेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको बताया गया, तो इसका पहले फुल फॉर्म याद रखना, आपको बता ही दिया गया है। एवं आपको ये जानना है कि इसका गठन कब हुआ था, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस, तो इसी के अंतर्गत वह भी मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो यूनेप है उसकी स्थापना यानी फॉर्मेशन 5 जून 1972, ये तिथि भी आप रखना है। इसके अलावे इसका मुख्यालय कई एग्ज़ाम में पूछा गया है कि नैरोबी में किसका मुख्यालय है, तो आप जान ही रहोगे। अभी जो बताया गया यूनेप का मुख्यालय कहाँ है, तो नैरोबी में है। इसके अलावा अन्य डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहा गया कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन देखिए यह कब मनाया जाता है? 8 मई को। यहाँ पे देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। इसे वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे भी कहा जाता है। यह विश्व रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहला नोबेल जिन्हें मिला था 1901 में, वे कौन थे? जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है? तो जितने भी युद्ध और महामारी के बीच जितने भी लोग हैं वो संकट में आ जाते हैं, उन्हीं को एक नया जीवन देने के उद्देश्य से यह मनाया जाता है। तो आप इनके बारे में सारा डिटेल अब आपको याद रखना है कि यह जो संस्था है उसे कह सकते हैं 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो देख सकते हैं 3 बार, काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। तो 1917 में, 1944 में और 1963 में। तो ये सारे बात आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न कहा गया है कि किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त की आयु को बढ़ाकर अब 59 साल कर दिया है? तो किसके द्वारा कर दिया गया? पहले यह 58 साल था, उसको बढ़ाकर 59 साल कर दिया गया। तो यह ऑप्शन देखिए, तो यह तमिलनाडु के द्वारा किया गया, जो तमिलनाडु के सरकार है। तो आप इसे याद रखिएगा। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्र के इकाइयों में काम करने, यहाँ पे काम कर लीजिएगा, काम करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्त की आयु अब बढ़ा दिया गया, जैसा कि आप इसे डिटेल में यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। यानी कि अब 31 मई तक जो सेवानिवृत्त हो रहे थे वो अब अगले साल 31 मई 2021 को होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि तेलंगाना ने सार्वजनिक जितने भी पब्लिक प्लेस हैं पर मास्क नहीं पहनने पर कितने रुपये का जुर्माना लगाया है? तो यह 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अब यह है तेलंगाना। अब तेलंगाना की मैप को, लोकेशन को देखिए, इसकी सीमा देखिए 4 राज्यों से लग रही है तेलंगाना की सीमा। साथ ही तेलंगाना की जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वे कौन हैं? तो के चंद्रशेखर राव हैं। एवं यहाँ के जो गवर्नर हैं वे तमिलसाई सुंदरराजन हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि उड़ीसा के देखिए अन्य पड़ोसी 4 राज्यों से इसकी सीमा लग रही है, उसी प्रकार तेलंगाना की भी सीमा अन्य पड़ोसी से 4 पड़ोसी राज्यों से लग रही है। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि किस राज्य ने जनता की शिकायतों के निवारण के हल करने के लिए एकीकृत प्रणाली के रूप में नया पोर्टल जन सुनवाई? तो आपको याद रखना है कि जन सुनवाई लाया गया है। जनता की शिकायतों के लिए एक ही यह मंच होगा जिसपे सारी शिकायतों के लिए एक व्यवस्था की गई है। तो यह जन सुनवाई पोर्टल किसके द्वारा लाया गया? यह उत्तर प्रदेश के द्वारा लाया गया है। तो आप देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में रॉब गिब्स, ये देखिए यही है रॉब गिब्स, जिनका निधन हो गया, वह किससे संबंधित थे? तो आप ऑप्शन देखिए, ये स्टोरी टेलर थे, निर्देशक थे, पत्रकारिता, या ए और बी? तो ये स्टोरी टेलर और पत्रकारिता दोनों से संबंधित थे। कौन? तो रॉब गिब्स। उन्हें कई प्रसिद्ध पिक्चर है उनका यहाँ पे जो फिल्म है उनके लिए अवार्ड भी दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए हम कल का जो प्रश्न था उसे जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न था कि सुरक्षित दादा दादी और सुरक्षित जो नाना नानी अभियान लाया गया था तो किस संस्था के द्वारा लाया गया था? तो यह नीति आयोग के द्वारा लाया गया था। निगाह के बारे में बताया गया था कि यह एक जो कार्यक्रम था वह किसके द्वारा लाया गया था? तो यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा निगाह लाया गया था।
अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि लोक लेखा समिति के नए जो अध्यक्ष बने थे वे कौन। इनका चित्र देख रहे होंगे आप, ये अधीर रंजन जो चौधरी हैं वही बने हैं। यह क्या है, तो विपक्ष में अभी विपक्ष के नेता हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो, यह किनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, तो यह कारगिल में शहीद जो हुए थे 22 साल के एक लड़के थे, तो उन्हीं की बेटी और उनके पिता द्वारा यह लिखा गया था। तो कौन कौन है, कर्नल BN थापर और नेहा द्विवेदी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कहा गया था कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं इनकी कौन सी जयंती मनाई गई इस बार, तो 159th। गरुड़ पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका देखिए गरुड़ के बारे में कल ही बताया गया था, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। एवं इसके अलावा आपको एक बात और जाननी है जो आज के प्रश्न में छूट गया था कि वंदे भारत, तो वंदे भारत मिशन एक लाया गया है जिसके अंतर्गत जितने भी जो फंसे हुए हैं, स्ट्रैंडेड हैं अभी कोविड-19 को लेकर, उन्हें बाहर से लाया जा रहा है। या विदेश मंत्रालय और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है जो हमारे उड्डयन मंत्रालय है उसके द्वारा किया गया। तो कौन सा, वंदे भारत, ये भी जानना है। इसके पहले आप समुद्र सेतु जानते होंगे, जो नेवी हमारी है, नौसेना, वह समुद्र सेतु के माध्यम से जितने भी फंसे लोग थे भारतीय उन्हें लाने का कार्य कर रही थी। अगला कल बताया गया था कि मुस्तफ़ा अल कदमी, तो ये जानना है कि कहाँ के, बताइए जल्दी से। ये इराक के क्या बने थे, तो नए प्रधानमंत्री बने थे। पहले यह खुफिया तंत्र के रूप में कार्य कर रहे थे इराक में। अगला प्रश्न कहा गया था कि विश्व एथलेटिक्स डे, तो इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं है, लेकिन इस बार कब मनाई गई है, तो 7 मई को। और इसके बारे में क्या बताया गया था कि 7 मई को विश्व पासवर्ड दिवस भी मनाया जाता है, विश्व पासवर्ड डे, तो ये भी जानिएगा। तो इसे किसे द्वारा कौन इसको मनाता है, तो IAAF यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट्स फेडरेशन। इसके अलावा कल और क्या बताया गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दुर्घटना घट गई विशाखापट्टनम में, वह कौन से गैस के रिसाव के कारण हुआ था, तो वह स्टायरिन के कारण हुआ था। तो चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे आगे शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए।